नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। मित्रों, हम हर दिन अलग-अलग पॉलिटिकल खबरों की पॉलिटिकल जो पर्सनैलिटीज हैं उनकी चर्चा करते रहते हैं, लेकिन आज एक ऐसे महत्वपूर्ण पॉलिटिकल पर्सनैलिटी की चर्चा करेंगे जो हिंदुस्तान में शायद ही कोई दूसरा उसकी बराबरी कर सके। भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेताओं में से एक लाल कृष्ण आडवाणी। उनका आज जन्मदिन है, तो पहले तो उनको बहुत-बहुत बधाई, हमारी तरफ से शुभकामनाएँ। हम प्रार्थना करते हैं कि वो शतायु हों और स्वस्थ रहें। लालकृष्ण आडवाणी हिंदुस्तान की राजनीति के ऐसे चेहरे हैं जिनसे लोगों ने संस्कार सीखे, डिसिप्लिन सीखा, पार्टी के लिए काम करना सीखा, संगठन सीखा, ईमानदारी सीखी और बहुत सारी चीजें हिंदुस्तान की राजनीति में उन्होंने बदलाव किया। खासतौर से यदि पॉलिटिकल तरीके से देखें तो कांग्रेस की मोनोपोली को खत्म किया। राम मंदिर का जो आंदोलन था, जो एक जमाने में बाबरी मस्जिद का ढांचा हुआ करता था, उसको देश की राजनीति का केंद्र में बना दिया और एक जमाने में रसातल तक यानी जमीन तक पहुंच गई भारतीय जनता पार्टी को शिखर तक पहुंचा दिया। लेकिन उनकी जिंदगी के बहुत सारे पैराडॉक्स भी रहे, बहुत सारी बातें भी रही। बहुत सारे लोग उन्हें कहते हैं कि उनकी जो लेगेसी है वो पैराडॉक्स है। मैन ऑफ इंस्टीट्यूशनल डिसिप्लिन, अनलिस्ड फोर्सेस ऑफ मास outgrowth control, moderate in temperament, became the face of Hindu assertiveness। बहुत सारी बातें हैं उनके लिए कही जाती हैं। राम मंदिर का उनको केंद्र माना जाता है। स्यूडो सेकुलर शब्द उन्होंने कॉइन किया। हिंदुस्तान की राजनीति में एक साफ स्वच्छ राजनीति की जो उदाहरण दिया जाना चाहिए उसमें लालकृष्ण आडवाणी का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। मुझे याद आता है कि हवाला का जो मामला हुआ था उसमें उनका नाम सिर्फ आया था और उन्होंने जो संसदीय राजनीति उसको छोड़ने का फैसला कर लिया था और ये कहा था कि जब तक उनका नाम साफ नहीं हो जाता वो वापस नहीं आएंगे। तो ऐसे पर्सनैलिटी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान हैं जो भारतीय राजनीति को और जो राइट विंग पॉलिटिक्स है उसको बेहतरीन तरीके से समझते हैं। लालकृष्ण आडवाणी जी के साथ उन्होंने बहुत लंबा समय बिताया है। हिंदुस्तान के बहुत बड़े अखबारों के बड़े संपादक रहे हैं, किताबें लिखी हैं और राइट विंग को लेकर उनकी एक साफ सोची समझी जो विचारधारा है उस पर वो हमेशा खड़े रहे हैं। राज्यसभा के सांसद रहे हैं, पद्म भूषण रहे हैं। हम पर उनका बड़ा स्नेह रहा है। स्वपन दास गुप्ता साहब, सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज जब आडवाणी जी का जन्मदिन है, देश में 98 साल के वो हो गए हैं, हम उम्मीद करते हैं कि वो शतायु हों, स्वस्थ रहें। तो मुझे लगा स्वप्नदास गुप्ता से बेहतर कोई व्यक्ति नहीं हो सकता जो उनकी पर्सनैलिटी को समझाए। पहले आप मुझे बताएं कि आडवाणी जी को कैसे समझा जाए। पहले तो मैं आडवाणी जी को बधाई देता हूं। मैं आज उनका 98 बर्थ जन्मदिन है, तो हम लोग प्रार्थना करते हैं कि ही बिकम्स अ सेंचुरियन, यस, शतायु हों। ही हो जाए। और दूसरा है कि आडवाणी जी आडवाणी जी को पास्ट टेंस में देखने में थोड़ा हमारा तकलीफ होता है। थोड़ा तकलीफ होता है, लेकिन आज जो है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कंट्रीब्यूशन है, भारतीय जनता पार्टी आज देश में सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। 3 इलेक्शन दे वर द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, मेजोरिटी भी था 2 इलेक्शन में। इसका जो शुरुआत 2 से आज का स्थिति जैसा है, ये जो ये इसका जो राइज है, इसके कंट्रीब्यूशन सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है लाल कृष्ण आडवाणी जी का। तो आप कहेंगे कि आप तो अटल जी का कंट्रीब्यूशन भूल जा रहे हैं। नहीं, दोनों का अलग अलग कंट्रीब्यूशन है। अटल जी एक मैस लीडर था। अटल जी का वोटर को सामने एक बड़ा चित्र था। वो एक एक ही वाज एन आइकॉन फॉर द वोटर।
वो जब भाषण देते थे इन हिज प्राइम, तब लोग उनका पार्टी निर्विशेष में वहां पहुंच जाते हैं। जब संसद में उन्होंने भाषण देते थे, एवरीबॉडी लिसन, क्योंकि अटल जी का एक अलग था। लेकिन वोट का हार्वेस्ट करने का जो एक मशीनरी था, वो कौन तैयार किया? उसके सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था लाल कृष्ण आडवाणी जी का। और लाल कृष्ण आडवाणी जी का अब अगर इतना महत्व है कि ऑलवेज ही टुक अ बैक सीट टू अटल जी। वो सब हर वक्त बोलते थे नहीं अटल जी सीनियर लीडर है। 1996 में जब सब लोग सोचा कि भाई अटल जी का इनिंग्स ओवर हो गया जी, अब आडवाणी जी लड़ेंगे, और तैयारी भी ऐसा हो रहे थे, अचानक किसी से ना पूछ के आडवाणी जी से सामने का चुनाव अटल बिहारी वाजपेयी का नेतृत्व में होगा। 11 नवंबर और 1995, 1990, हाँ, और 95, नवंबर 95 1995, मुंबई, बॉम्बे। हाँ, बॉम्बे मुंबई में जो महाधिवेशन हो रहे थे उस टाइम पे। तो और 90 आप समझ लिए कितना महत्व था वो, क्योंकि 1996 पहली बार भारतीय जनता पार्टी बिकेम द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन पार्लियामेंट। पहले बार 1991 में अच्छा रिजल्ट हुआ, लेकिन कांग्रेस उससे ज्यादा थे 99। तो आडवाणी जी का महत्व, उनका कितना बड़ा उदार चिंताधारा, ये सब। बट लेट्स गो बैक टू उनका कंट्रीब्यूशन। पहले तो मैं एक कहूंगा आडवाणी जी द थिंकर। आपने कहा कि सूडो सेक्युलरिज्म, मैं बोलूंगा माइनॉरिटीज्म भी शब्द उन्होंने राजनीति में। लेकिन सबसे ज्यादा क्या है कि एक नेहरूवियन कंसेंसस भारत का राजनीति डोमिनेट करता था एक जमाने में। आडवाणी जी was the first person who directly challenged it, not only through a movement but through argument. Yes. ये देखना पड़ेगा। उसके पहले लोग कहते थे अरे बीजेपी और थोड़ा वो क्या संत साधु का अखाड़ा वाला लोग, अखाड़ा वाला की पार्टी है। अखाड़ा वाला पार्टी है। आपको मालूम होगा जो उसका जो छवि था, बीजेपी का जो छवि, पहलवान लोगों का पार्टी, ये वो सब लोग कहते थे का पार्टी। तो वहां से एक नया मोड़ बीजेपी के लिए। और सबसे ज्यादा कि ही स्टार्टेड डोमिनेटिंग द इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स। यस, उनका जो एक शायद था कि हर वक्त आडवाणी जी यूज्ड टू से कि वी विल बी द अल्टरनेटिव पोल ऑफ पॉलिटिक्स। अल्टरनेटिव पोल सिर्फ कांग्रेस, अल्टरनेटिव टू द कांग्रेस नॉट ओनली एज अ इलेक्टोरल थिंग बट चिंताधारा में। यस, चिंताधारा में। तो आडवाणी जी का इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन शुड ऑलवेज बी रिकॉग्नाइज्ड। आजकल आडवाणी जी कुछ ज्यादा लिखा नहीं है, ये दिस इज इट्स सैड। आडवाणी जी शुड हैव रिटन मच मोर। लेकिन आप उनका जो पुराना स्पीचेस विचेस इधर उधर से अगर समवन कैन टेक इट आउट, आडवाणी जी वाज ऑलवेज, ही वाज वेरी वरीड कि हिंदू राष्ट्रवाद को हम सामने रखा, लेकिन हिंदू राष्ट्रवाद इज नॉट हिंदू फैनेटिसिज्म। यस, ये दो बड़े फर्क है सर, बड़ा फर्क है, बड़ा फर्क। हिंदुत्व, आडवाणी जी वाज डिफरेंट फ्रॉम सावरकर। आडवाणी जी जो हिंदुत्व सामने रखा
और उसमें कोई उग्रता नहीं था, उसमें कोई रिजिडिटी नहीं था। इसे सावरकर का था कि सावरकर वाज ऑपरेटिंग जब देश में बड़ा मुस्लिम लीग का एक प्रभाव था। ही वाज फाइटिंग अगेंस्ट द मुस्लिम लीग एट दैट टाइम। इन इंडिपेंडेंट इंडिया में, पोस्ट पार्टीशन इंडिया में, आडवाणी जी का जो बोला कि समस्या मुसलमान नहीं है, समस्या है सूडो सेक्युलर जो लोग ये इस टाइप ऑफ पॉलिटिक्स को सामने रख आगे बढ़ा रहे हैं। जबकि पार्टीशन की तकलीफ उन्होंने झेली है। हाँ, वो तो था ही उनका। तो सिंध से सिंध में पूरा जो सिंधी कम्युनिटी था, आज एक सिंधी कम्युनिटी है जो हिंदू सिंधीज, they are the only people who don't have any land. Yes. They have a language, they have a culture, but they have no territory. ये उनका बड़ा ट्रेजेडी था। और आडवाणी जी केम फ्रॉम अ वेरी वेल ऑफ फैमिली कराची का। उनका एजुकेशन ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश मीडियम में था। ये दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज हमको आई फॉरगेट कौन हमको बोला कि अटल जी जब स्वप्न देखता है, हिंदी में देखते हैं, हिंदी में देख, आडवाणी जी ड्रीम्स इन इंग्लिश। तो ये एक अलग, दोनों का एक, आडवाणी जी भी इसमें बहुत कॉन्शियस था कि कोई ना कोई हमारा कुछ एक शॉर्टकमिंग है। हिंदी को लेकर वो शॉर्टकमिंग्स को देखते था। लेकिन देखिए, मैं एक बार लेकिन सर, क्या ये ठीक है, दीनदयाल जी ने उनको वाजपेयी जी के साथ भेजा इसलिए था कि जो दिल्ली का इंग्लिश एलीट ग्रुप है उसमें भारतीय जनसंघ की कुछ पैठ बन सके और वाजपेयी साहब के साथ मदद कर सके बजट? हाँ, नहीं, देखिए दोनों उसमें वाजपेयी जी का पूरा ऑफिस हैंडल करते थे, उसका कॉरेस्पॉन्डेंस सब कुछ वो तो था ही। लेकिन आई रिमेम्बर हिंदी में जब 1989 में पहले बार आडवाणी जी लोकसभा में चुनाव लड़े न्यू दिल्ली कंस्टिट्यूंसी में, और तब वहां न्यू दिल्ली कंस्टिट्यूंसी एक कैसा, एक थोड़ा ज्यादा से ज्यादा मिडिल क्लास टाइप था उस टाइम पे, और उसमें एरिया भी कम था। आडवाणी जी जब भाषण दे देते थे उसमें कोई रिटोरिकल फ्लरिश कुछ नहीं था, एक स्टैंडर्ड कॉन्वर्सेशन एक चला रहे हैं, चलिए हम आप लोग से मिलने आए हैं, थोड़ा बातचीत भी हो जाएगा, एक बार चाय भी पी लेंगे आप लोगों को साथ। इट वाज दैट सॉर्ट ऑफ अ, तो फ्रॉम देयर टू मूव टू रथ यात्रा का आडवाणी, एक बड़ा ट्रांजिशन था ना। रथ यात्रा में मैं तो देखा कि रथ यात्रा जब शुरू हुआ तब आडवाणी जी भी एक अनसर्टन था कि भाई इसका रिस्पॉन्स कैसा होगा। प्रमोद जी भी उस टाइम पे था, प्रमोद जी भी बोला है पता नहीं, देखते हैं कैसा चलेगा ये। गुजरात में तो बहुत भयानक है, फैंटास्टिक रिस्पॉन्स था सोमनाथ से जब शुरू हुआ, गुजरात से। और एज जितना रथ सामने चलने लगा, आडवाणी जी का कॉन्फिडेंस भी बढ़ने लगा। You could see the change. मैं साथ में था। एक सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसा हो रहे थे, क्योंकि he knew he was capturing the national imagination. ये लोग उस टाइम पे समझा नहीं कि आडवाणी captured the national imagination. I think बहुत दिन इनके बाद कोई गांधी जी ने किया, उसके बाद थोड़ा बहुत पंडित नेहरू भी किया, लेकिन उसके बाद आडवाणी जी, he changed the nature of Indian politics. Indian politics pre Rath Yatra and post Rath Yatra are not the same. तो इससे बड़ा आप क्या बोल सकते हैं आडवाणी जी को कंट्रीब्यूशन? इसको ऐसा कह सकते हैं सर। और एक चीज हम बताएं जी। हाँ, बताइए। नहीं, जो आपने रथ यात्रा का ही जिक्र किया तो मैंने कहा कि आडवाणी जी की रथ यात्रा से जो बाबरी मस्जिद एक ढांचे के तौर पे थी, उसे एक हिंदू नेशनल आइडेंटिटी के तौर पर पहचान देने का काम किया आडवाणी जी ने, आप ऐसा समझते हैं?
हाँ सर्टनली था, लेकिन बात है कि अडवाणी जी का था कि अयोध्या, अडवाणी जी हर वक्त, अडवाणी जी रिलीजियस हिंदू नहीं था. फर्स्टली वी मस्ट रियलाइज दैट. Yes. Advani ji always thought, I always used to call Advani ji a political Hindu. इसके कारण है, मेरा याद है कि अयोध्या में जब वो 6 दिसंबर के टाइम पे सब इतना पूरा धांच गिर गया था, इधर उधर सब बहुत क्या हो रहे थे. तो एक पुजारी टाइप, पता नहीं क्या था, उसमें उनका उधर खून भर रहे थे, इधर उधर, इधर काट वाट, इधर ब्रूजेस था. उन्होंने एक छोटा सा एक कुछ लेके अडवाणी जी को पास पहुंच गया, वहां से आके तो अडवाणी जी ये क्या, तो राम लल्ला की मूर्ति, बोले ये वहां से हटाना पड़ेगा. अच्छा. और उनका इंस्टिंक्ट था कि जो आदमी ये मूवमेंट को चलाया, जो मूवमेंट का वो तो एक रूप दिया, उसको हाथ में हम दे दें. और अडवाणी जी एकदम घबरा गया. तो यही था, क्योंकि अडवाणी जी का आप उसका नॉर्मल स्वभाव आप देखते थे, हाथ ऐसे करके. हम लोग मजाक करते थे कि अडवाणी जी अगेन, सब लोग कहते थे अच्छा कोई डिफिकल्ट प्रश्न आएगा जाएगा तो अडवाणी जी ऐसा शुरू करेंगे. तो एनीवे, तो पॉइंट इज अडवाणी जी वाज नॉट अ रिलीजियस पर्सन. तो उनको था कि भाई ये एक प्रतीक, बाबरी ढांचा एक प्रतीक, इट वाज मेनली अ सिंबल. Yes. इससे लार्जर क्वेश्चंस है. लार्जर क्वेश्चंस क्या है कि भारतीयता, उसमें एक एसेंशियली एक हिंदू अंडरपिनिंग था. Yes. ये हम लोग नहीं स्वीकार, ये नेहरूवियन आइडियोलॉजी कभी नहीं स्वीकार किया. और ये स्वाधीनता के बाद व्हाट वाज हैपनिंग वाज दैट सेक्युलरिज्म के नाम पे भारत का जो एक मूल सांस्कृतिक परिचय था, स्वभाव भी कह सकते हैं, वो इरोजन हो गया था. तो अडवाणी का था कि भाई वी मस्ट रिकवर दैट. भारत का जो मूल चरित्र, अस्मिता, दैट मस्ट बी रिकवर्ड. तो दैट वाज हिज, उनका हिंदू नेशनलिज्म यही था कि आज राजनीति का एक कल्चरल कंटेंट होना चाहिए. और उसके बाद तो वो था कि स्वच्छ राजनीति होना चाहिए. ही कॉइंड द टर्म, जो सूरज यात्रा, स्वराज से सूरज, स्वराज. गुड गवर्नेंस. गुड गवर्नेंस का भी वो विन पुले, कितना संभव हुआ नहीं हुआ ये अलग चीज है. लेकिन द आइडियल, जो गुड गवर्नेंस इज द आइडियल. राजनीतिक दल का एक पावर मिलने के बाद क्या है उसका उद्देश्य होना चाहिए, ये गुड गवर्नेंस. तो अडवाणी जी का ये सब था. सो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट अडवाणी जी मस्ट बी रियल, हिज हिंदू नेशनलिज्म एक अलग था, उग्रता नहीं था उसमें. अडवाणी को साथ वो जो आज लोग होता है ना, जो काउ विजिलेंटीज है, उनको साथ अब तुलना नहीं वो करिए, उनके साथ नहीं थे, उनको साथ तुलना नहीं कहिए. आजकल लोग पावर मिलने के बाद बहुत ज्यादा एवरी दे हैव बिकम वेरी एक्स्ट्रा हिंदू इन देयर लाइफ. आप देखे भी है, हम बोलते हैं कि 2014 के बाद जो लोग हिंदू हुआ, और ये इसका मतलब नहीं है कि they were young before that. तो एनीवे, तो और एक सेकंड पॉइंट जो हम उसका मतलब है कि
Advani ji was a team builder. Advani ji had उनका जो एक बड़ा एक पॉजिटिव जो साइन था कि सारा इंडिया में ही टू आइडेंटिफाई कौन लोग क्या कर सकते हैं, कहाँ क्या, उनको थोड़ा मदद करो, इनकरेज करो, टीम आगे बढ़ाओ उनको। आप देखिए पूरा जो टीम तैयार हुआ सब अडवाणी जी को हाथ से तैयार। ये बिल्कुल ठीक बात है कि जो बीजेपी की टीम रही, लीडरशिप रही अभी तक की, वो सारी अडवाणी जी ने तैयार की ऑर्गेनाइजेशन को। आप देखिए जब अडवाणी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो हु वर द जनरल सेक्रेटरीज? यस, सुषमा था, अरुण था, अरुण जेटली था, वेंकैया जी था, और प्रमोद था, तो उसके नीचे भी कितना सुशील मोदी था, कल्याण सिंह को इनकरेज करना कौन था, उमा अनगाइडेड मिसाइल था। लेकिन अडवाणी जी के फेवरेट थे उमा। हाँ, लेकिन उमा को एक रास्ता में, सीधा रास्ता में जाने का एक एनकरेजमेंट, गाइडेंस ये भी था, क्योंकि उमा का बहुत का पॉजिटिव चीज भी था ना। यस, वसुंधरा को ले आना, इसमें वसुंधरा को नर्चर किया भैरव सिंह जी, लेकिन अडवाणी जी उनका, तो यू सी द लिंक विद नरेंद्र मोदी का। जब सारा पूरा गुजरात लीडरशिप वाज हॉस्टाइल टू नरेंद्र मोदी, एक ही आदमी नरेंद्र मोदी जी का पास खड़ा हुआ था, वो अडवाणी जी था, क्योंकि उसका जो मोदी का जो स्ट्रेंथ्स, मोदी जी का लीडरशिप कैपेबिलिटीज, अडवाणी जी बहुत सबसे अच्छा उनका, ही वाज फेमिलियर विद दैट। तो ये हम कह रहे थे कि अडवाणी जी का आज हम लोग जब अडवाणी जी को स्मरण करते हैं, उनका जब एक्टिव पॉलिटिक्स में, जब आजकल एक्टिव पॉलिटिक्स हो, ही इज नो लॉन्गर केपेबल ऑफ एक्टिव पॉलिटिक्स, तो उनका जो कंट्रीब्यूशन ना, तो you must recognize him as a team builder, as as a person who gave BJP its ideological foundation, and as the person who changed the direction of Indian politics. सारा भारतीय राजनीति का दिशा बदल। तो पूरा मैं कहता हूं कि अटल जी को तो जरूर हम लोग श्रद्धा करते हैं, अटल जी का एक अलग स्पेशल जगह है, लेकिन अडवाणी जी का पीपल जो इट इज वेरी डिफिकल्ट। आजकल बहुत से लोग बोलते हैं क्या है, अडवाणी जी वाज अ हार्ड लाइनर, सॉफ्ट लाइनर, ये था जो था ना, तो हार्ड लाइनर सॉफ्ट लाइनर का बात नहीं, उसका कंट्रीब्यूशन वाज यूनिक। आपको इंट्रोडक्शन में जो समरी किया वही था, उससे ज्यादा बोलने का कुछ जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अडवाणी जी, I personally believe, मैं as an individual, I have learned more from Advani ji than I have learned from anyone else. Yes. मैं तो यही बोलता, ठीक है, उनके लास्ट फेज ऑफ हिज पॉलिटिकल लाइफ उन्होंने, आई बिलीव कि उन्होंने थोड़ा एक दो गलत स्टेप्स लिया है, ठीक है, होता है, nobody is perfect, लेकिन ओवरऑल I will remember Advani ji from 1990 to about 2006 or something, 2007. 5 ठीक है सर। एक शब्द, मतलब 2-3 चीजों पे छोटा छोटा बात करते, क्योंकि अडवाणी जी पे बात करने के लिए तो बहुत सारी बातें रही, आपको भी निकलना। एक बात मैं समझना चाहता हूँ, अडवाणी ने जो एक बड़ा काम किया अडवाणी जी ने, वो था गांधीयन सोशलिज्म से कल्चरल नेशनलिज्म पर जाना, और वो भी वाजपेयी का कैरेक्टर, मतलब वाजपेयी का ये फैसला है, गांधीयन सोशलिज्म, और वहां से बीजेपी को कल्चरल नेशनलिज्म पर ले जाना। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, गांधीयन सोशलिज्म जब बीजेपी का फाउंडेशन डॉक्यूमेंट में था 1980 में, उसका एक कारण था, क्योंकि उन्होंने दिखाना चाहते कि वी आर द रियल जनता पार्टी, एक कॉन्टेक्स्ट देखना चाहिए, उसी लिए गांधीयन सोशलिज्म था।
लेकिन बाय आफ्टर अबाउट 1984 के बाद ये गांधीयन सोशलिज्म है क्या, लोग पूछने लगा। राजमाता बहुत अग्रेसिवली ये बोलते थे, चिट्ठी भी लिखा था उन्होंने। ये तो लिखो, ये हटा दो। राजमाता का वैसा था कि हटा दो हटा दो, तो हटाया नहीं। लेकिन क्या हुआ कि कल्चरल नेशनलिज्म के उसका ऊपर आ गया। अभी भी है शायद गांधीयन सोशलिज्म, वो तो रहेगा, वो हिस्टोरिकल, कल्चरल वो नेशनलिज्म है हिस्टोरिकल या इशू। नेशनलिज्म है या सोशलिज्म है, अभी की मैं बात नहीं कर रहा कि हम अडवाणी जी की बात करेंगे। नहीं, और एक था, अच्छा, और एक चीज अडवाणी जी, हम एक बार जब आप मनमोहन सिंह का लिबरलाइजेशन हुआ, उस टाइम पे बीजेपी में एक बहुत सा विवाद आ गया, क्योंकि a lot of the things which मनमोहन सिंह was doing, बीजेपी ने पहले इसका ही डिमांड किया था, डीरेगुलेशन करो, उतना स्टेट, इतना बड़ा स्टेट सेक्टर मत करो, सोशलिज्म का कम कर दो, बहुत सब यही बीजेपी का था। तो कोई कोई बोल रहे थे कि नहीं ये अपोज करना चाहिए, कोई कोई बोला नहीं नहीं छोटा मोटा सपोर्ट करना चाहिए इसका। एक एक थोड़ा कंफ्यूजन था। तो आई रिमेम्बर एक बार एक मीटिंग में अडवाणी जी बोला कि देखो स्वपन, जो भी हो, आई डोंट थिंक वी विल फाइट द इलेक्शन ऑन एन इकोनॉमिक प्लैंक। टू मी इट वाज वेरी सिग्निफिकेंट। सर जी, जहां अंदर में विवाद है उसको लिए इलेक्शन मत लड़ो, उस पर मत लड़िए। सर, 2-3 बड़ी इवेंट है, जैसे आपने 90s का जिक्र किया, रथ यात्रा का जिक्र किया, फिर बाबरी मस्जिद हुई। उसमें जो सबसे ज्यादा निराशा अडवाणी जी के समर्थकों को हुई या हिंदू लीडर्स को हुई, जब उन्होंने झांसी के गेस्ट हाउस से निकलने के बाद कहा कि 6 दिसंबर 1992 मेरी जिंदगी का सबसे दुखद दिन था। ये जो बदलाव है, वैसे बहुत सारे लोग जो अडवाणी जी को जैसे आप समझते हैं तो वो समझ सकते हैं कि वो प्रैग्मेटिक, मॉडरेट पेस और जैसे आपने कहा वो था, लेकिन क्या आप इसको ठीक मानते हैं पॉलिटिकली? देखिए, पहले तो है कि उन्होंने पहले बार जब बोला कि इट्स द सैडेस्ट डे ऑफ माय लाइफ, इट वाजंट इन झांसी के अरेस्ट के बाद, उस दिन ही रात को बोला किसी को इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा। इसका एक कारण है, क्योंकि जो हुआ अचानक हुआ। इसमें लोग कहते हैं कि इट वाज अ डीप रूटेड कंस्पिरेसी, ये वो एटसेट्रा। अगर कंस्पिरेसी भी होता, अडवाणी जी डिडंट नो अबाउट इट। अडवाणी जी सर्टेनली डिडंट नो अबाउट इट। और मैं देखा उस दिन, मैं उनको साथ ही था, ही वाज जेन्युइनली अपसेट। इतना अपसेट में नीचे चला गया एक कमरे में जाके, ऐसा चुप के, एक वहां कोई पावर भी नहीं था, एक कैंडल लाइट के बना उधर बैठा था। तो हमको बोला कि कुछ लिख दो कि ये ठीक नहीं हुआ। मतलब देखिए अडवाणी जी, ठीक नहीं हुआ आपको नहीं बोलना चाहिए, आप दूसरे किसी तरीके से इसको एक्सप्रेस एक्सप्लेन करें। करो। हाँ, तो बोला, हम बोला कि ठीक है आज कुछ मत बोलिए, लेकिन उन्होंने वो सोचा कि ऐसा ही बोल देना चाहिए, करना चाहिए। तो उसका पर्सनली था कि भाई हम तो एक दिशा में जा रहे थे, ये आके कुछ उलट पुलट हो गया है। तो चलो, उसका एक पर्सनल एक एंग्विश था उस पे। उधर तो दो टाइप का रिएक्शन उस दिन था। एक था कि अडवाणी जी का रिएक्शन, और दूसरा था सब लोगों का रिएक्शन किया है कि विजय दिवस एक सिंबल ऑफ जोश और उल्लास और सब कुछ, हैप्पीनेस है ना। दूसरी महत्वपूर्ण घटना उनके जीवन की 1995, जिसका आपने जिक्र किया, 11 नवंबर 1995, शिवाजी स्टेडियम बॉम्बे। क्यों कोई नेता, आप सोच सकते हैं कि कोई ऐसा नेता होगा जो अपनी जगह किसी दूसरे को प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट घोषित कर दे? क्यों किया ऐसा? आपने भी उनसे सवाल किया था, गोविंद जी ने भी सवाल किया था, क्यों ऐसा हुआ? देखिए,
अडवाणी जी को जो हम सवाल किया, अच्छा पहले एक चीज बता, अडवाणी जी किसी से कंसल्ट नहीं किया था, रज्जू भैया से भी नहीं। उस टाइम रज्जू भैया उनका सर संचालित थे, यस रज्जू भैया से भी कोई बातचीत नहीं किया, उन्होंने भी सरप्राइज हो गया। तो हम पूछा कि क्या है इसका कारण, तो हमको एकदम बैठाया, बोलो देखो मैं बीजेपी का वोट एक लेवल पे ले गया, वो जो हिंदू वोट है, और हिंदू वोट हम आई हैव बिल्ट दैट हिंदू वोट, बट टू विन आई नीड अ लिटिल मोर। और वो जो इंक्रीमेंटल जो वोट है ना, वो वो वाजपेयी वोट से अटल जी का, और हिंदू वोट रहेगा, इसे हिंदू वोट रहेगा, हिंदू वोट कहीं नहीं जाएगा, वो वोट हमको जरूरी है, तो अटल जी वो वोट ला सकते हैं, और दैट वाज द राइट कैलकुलेशन। आप देखें 96 में तो कम, 98 और 99 में आप देखिए 98 में जो जिस तरह से सारा काम बना सरकार का। दूसरा एक और बड़ी डेट जिसका आपने जिक्र किया, 2002 गुजरात दंगों के बाद जो गोवा की बैठक हुई। गोवा बहुत इंपॉर्टेंट है भारतीय जनता पार्टी के लिए और अडवाणी जी के लिए भी, और जो वाजपेयी जी ने मोदी कहा, जी के लिए और बहुत ज्यादा मोदी जी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। बहुत महत्वपूर्ण है। तो उस दिन क्या ये सच है कि अडवाणी जी की वजह से मोदी जी का इस्तीफा नहीं हुआ? देखिए पहली बात है कि मैं उस दिन अरुण जेटली और समन एल्स था और मोदी जी, हम तीनों रात को भोजन कर रहे थे गोवा जाने के पहले उन लोगों ने मॉर्निंग में चला गया। तो उस टाइम पे मोदी जी किसी को कोई हिंट भी नहीं दिया था कि आज हम रेजिग्नेशन देने वाला है, किसी को बताया नहीं। तो जब उन्होंने वो रेजिग्नेशन दिया, उधर बोला कि हमको हमारा ऊपर इतना आरोप है, ये वो, आप लोग हमको छोड़ दीजिए, तब एक जेन्युइन एक रिस्पॉन्स हुआ सब लोगों के पास कि ये नहीं होने देना चाहिए। तो लोग खड़े हो गए थे उसमें नेशनल एग्जीक्यूटिव हाँ में। खड़े, इसका कारण क्या है आपको पता है? जब सूरत में अटल जी को साथ मोदी जी गए थे घूमने के लिए, उस दिन अरुण भी थे, उमा था कि नहीं हम पता नहीं, अरुण भी थे। तो अरुण जी साथ में थे, अरुण हमको वहां से फोन किया, बोलो हम तुमको रास्ता का आवाज सुना रहे हैं, और रास्ता में लोगों को थे मोदी जी, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, छोटे सरदार, आई रिमेम्बर अभी भी, छोटे सरदार जिंदाबाद। और अटल जी ये देख के ना थोड़ा अननर्व्ड हो गया, क्योंकि उनको जो मोदी विल बी वेरी अनपॉपुलर, बीजेपी विल बी अनपॉपुलर, और लोगों का जो मैस जो रिस्पॉन्स जो था वो एक अलग चीज था। तो बाय द टाइम गोवा में ऐसा हुआ, तो ये सब सारा बीजेपी का लीडरशिप का पता था कि क्या मोदी का महत्व क्या है, और अभी मोदी जी अगर रिजाइन करेगा तो एक बड़ा हिंदू बैकलैश होगा। मेरे ख्याल में अटल जी was misled by some people in his prime minister, in the PMO as well as his household, and इसके साथ for some reason I'm not familiar with, अरुण शोरी भी जुड़ गए थे, और जसवंत सिंह को लोग ब्लेम करते हैं, आई डोंट रियली थिंक सो, बट जो भी हो, अगर वंस अटल जी देखा कि ऐसा ही मूड है, और अडवाणी जी भी देखे, अडवाणी जी का पता था, तो ये क्वेश्चन ही नहीं था। तो एक्चुअली द रियल इश्यू वाज अटल जी कैसे रिएक्ट करेंगे, लेकिन अटल जी का एक चीज था, एक बार एक मैस मूड देख से तो उसको एक्सेप्ट कर लिया। आप तो जानते हैं जब वो भाषण देते थे 1991 इलेक्शन का, पहले अटल जी का भाषण देने वो राम इलेक्शन था, आपको पता है 1991 का इलेक्शन। यस तो यस अटल जी
अटल जी थोड़ा बहुत हाँ ये वो करके चलते थे, लेकिन एक बार यूपी में गया और मैं रिस्पॉन्स देखा लोगों का जय श्री राम, तो हमको एक सांबादिक ने बोला कि बाय द एंड ऑफ दैट इलेक्शन अटल जी वाज इवन मोर अग्रेसिव देन अडवाणी जी। ठीक है। तो क्या सर ये अटल जी बात का ये था, जी, तो अटल क्या जी ये का यही था कि वो गोवा में ही कुड फील व्हाट द पल्सेस। यस, लेकिन मतलब अटल जी चाहते थे कि इस्तीफा दे दे, इतना था अटल जो भी जी मैसेज। अटल जी अटल जी चाहते थे। सर 2002 की एक और महत्वपूर्ण घटना है जब सब लोग कहते हैं कि संघ ने ये कोशिश की कि अटल जी की जगह प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी हो जाए, और शायद ये लोग बात बोलते नहीं। हैं, हमको इससे ज्यादा हम जानकारी नहीं है, इससे ज्यादा सर आप जानकारी नहीं है। जानकारी के बिना तो पढ़ नहीं सकता कोई। नहीं, लेकिन ऐसा कुछ डायरेक्टली कुछ लोग विस्पर होते थे कि अटल जी थोड़ा अभी करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, लेकिन वो एक बार वेंकैया जी ने बोला उधर कि रिटायर्ड आई एम नाइदर टायर्ड नो रिटायर्ड। विकास पुरुष और लोह पुरुष की जब बस बात। उसके बाद का स्टोरी खत्म। और कोई नहीं। सर इसको देखें तो 2004 का जो अर्ली इलेक्शन हुआ, लोग आडवाणी जी को जिम्मेदार मानते हैं कि आडवाणी जी हाँ, की ये इच्छा सही थी कि सही बात, सही बात, सही बात, ये सही बात। अडवाणी जी हमको बोले थे कि देखो, आई वांटेड द इलेक्शन इन नवंबर, जब वो 3 स्टेट्स का इलेक्शन हो रहे थे सर, एक ही साथ हमको करना चाहिए था उस टाइम पे। तो अर्ली इलेक्शन अडवाणी जी प्रेशर किया था, ये सही बात है। फिर 2000 अब नहीं हुआ, अभी एक उनका बड़ा एक रॉन्ग नंबर हो गया, इंडिया शाइनिंग, ठीक है, रॉन्ग होता है नंबर वो हो की गया। बात। हाँ वो ठीक है। 2005 जो उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम, जिससे कि पूरा का पूरा साइकिल बदल गया, कराची 2005 पाकिस्तान की यात्रा, जिना को लेकर जो कमेंट हुआ, जो सारी बात हुई, उससे पूरा का पूरा जो ढांचा था, एक तरह से आडवाणी जी का जो पूरा करेक्टर था, एक बिल्डिंग थी, वो ढह गई। और ज्यादातर लोग ये मानते हैं, शायद आडवाणी जी मानते हैं कि जिसने जो कहा वो तो ठीक है, संघ ने और भारतीय जनता पार्टी ने आडवाणी को ठीक से नहीं समझा। आप ऐसा मानते नहीं, नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। आडवाणी जी का जो उसमें जो उसका क्या, व्हाट वाज हिज रीजनिंग, आडवाणी जी थॉट कि 2004 के परिणाम के बाद जब ऑपोजिशन में थे, तो उस टाइम आडवाणी जी का एक कैलकुलेशन था उनके मन में कि हमारा थोड़ा इमेज ओवरऑल करना है। ये क्यों आया कि हम अलग से, लेकिन आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट अदर पीपल, बट उनका एक इमेज ओवरऑल का एक बोगी उनका था कि हम इमेज ओवरऑल। और उस टाइम पे पाकिस्तान का ट्रिप का जो इनविटेशन, निमंत्रण आया, उन्होंने सोचा कि हम ये मौका है। इससे एक मौका है, लेकिन ये टोटली ही मिसरेड एवरीथिंग। इतना बड़ा मैं तो ये थोड़ा कि क्यों ऐसा किया, इतना बड़ा कुड हैव गिवन इट। जिन्ना के मजार में जाके फूल चढ़ाते हैं, और ठीक है, कुछ जिन्ना हैज अ रोल इन द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, ये सब कुछ ऐसा कुछ बोल देते थे। ये तो बहुत लोगों का इतना सेक्युलर आप उसको नहीं। स्वीकार नहीं करते। सर इसी से आपने पाकिस्तान का जिक्र किया, मैं उस यात्रा में तो उनके साथ था जब वो कराची में हुआ, और उसी और वक्त उनको पता, उनको कभी व्हाट वाज स्ट्रेंज वाज दैट अडवाणी जी डिडंट रियलाइज कि ऐसा रिएक्शन हो रहा है भारत यस, में। वो सुबह जब वहां पर हुई, 10 बजे की घटना है ये, जिना की मिसोलियम पर, और शाम को वो कॉलेज में, स्कूल में जो फंक्शन था, तब तक ये खबर नहीं थी वहां पर कि क्या हिंदुस्तान में रिएक्शन हो गया। लेकिन तो ये चीज भयानक रिएक्शन जी, तो बहुत भयानक था।
और उस समय और संघ सरकारेवा, और बीजेपी के अंदर में। जी, सरकारेवा मोहन जी थे उस वक्त भी, और शायद उन्होंने ही सबसे पहले इस पर नाराजगी जाहिर की थी। लेकिन पाकिस्तान से जुड़ा एक और कंट्राडिक्शन है जो अडवाणी जी के लिए पाकिस्तान को लेकर, वो जब कांधार हाईजैक होता है तो वो जो अपराधी हैं, आतंकवादी हैं, उनको छोड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं अकेले, इस्तीफा देने की बात करते हैं, ठीक है। अब कारगिल में, उससे पहले लाहौर यात्रा में वाजपेयी को सपोर्ट करते हैं, कारगिल में सपोर्ट करते हैं, और फिर मुशर्रफ को शिखर समिट के लिए आगरा बुलाने का भी जो सबसे बड़ा आइडिया ऐसा माना जाता है कि लालकृष्ण अडवाणी का था। अडवाणी जी का था। लेकिन इसमें एक और पेच है कि जो शिखर समिट फेल हुई, वो भी ऐसा कहा जाता है कि अडवाणी जी की वजह से फेल। हाँ, सही। अडवाणी जी का था कि एक जब देखा कि मुशर्रफ कोई उनका पोजीशन से एकदम अनर है, तो अडवाणी जी बोले तब तो बात करने का क्या जरूरत है, तो इट्स बेटर टू हैव अ फेल्ड समिट देन अ बैड एग्रीमेंट, यही था। लेकिन उन्होंने सर्टेनली उन्होंने इनिशिएटिव लिया कि एक बातचीत करने का। पाकिस्तानियों ने थोड़ा बहुत पहले से एक फीलर दिए थे, तो अशरफ जहांगीर काजी के साथ, अशरफ जहांगीर काजी के साथ अडवाणी जी का एक बहुत अच्छा संपर्क, पर्सनल एक अच्छा संपर्क था। ही वाज अ वेरी नाइस मैन। तो वहां से जो भी है, अशरफ जहांगीर काजी के लिए तो कहा जाता है कि सारी समिट में उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, और जब जम्मू की घटना हो गई मैसेकर, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उन्हें एक हफ्ते में छोड़ने के लिए कहा इंडिया को, और जिस दिन वो जा रहे थे तो अडवाणी जी ने, मिसेज अडवाणी ने उनको बुलवाया घर पर और चाय हाँ, पिलाई हाँ, के लिए। सही बात है। आखिरी सवाल समझना चाहता हूं सर, कि क्या आपको लगता है कि जो अडवाणी जी का कंट्रीब्यूशन है और उन्हें जहां पहुंचा दिया गया 2013-14 में, क्या बहुत बड़ा अपराध उन्होंने किया था मोदी को नहीं मानकर, जो उन्हें मार्गदर्शक मंडल में पहुंचाया गया और फिर हाशिए पर पहुंचाया गया, और आज जहां है, मतलब जो कंट्रीब्यूशन जिसका आपने भी जिक्र किया, आज जो बीजेपी है उसको बिना अडवाणी के नहीं देखा जा सकता, ऐसा मैं समझता हूँ। तो क्या ये देखिए, जो अडवाणी जी, को हाँ, मिला है, 2013 में अडवाणी जी का, अडवाणी जी एकदम, उनका एंटेना ठीक नहीं था। ही डिड नॉट रियलाइज कि लोग चाहते थे मोदी को, पार्टी चाहते थे, पार्टी का कार्यकर्ता, ऑर्डिनरी कार्यकर्ता। मोदी जी वाज नॉट वहां ऊपर में पैराशूट। बैठा है, नॉट बाय द लीडर्स, बट वो नीचे से ग्राउंड स्वेल था कि यही आदमी कर सकता है, क्योंकि एक डिमोरलाइजेशन हो गया था पार्टी का, आपको पता है। 2012-13 में तो मुश्किल लग रहा था कि क्या चुनाव लड़ेंगे, किसके साथ लड़ेंगे। हाँ, तो एक तो बार जिस मोदी जी का ये था, और अडवाणी जी डिडंट अंडरस्टैंड दिस। और एक दो मैं बोलता कि जो लोग उसको पाकिस्तान में मिसलीड किया है, वही लोग उधर में भी तो ये दोनों अडवाणी जी की बड़ी गलती मानते हैं आप 2013 को भी। या मैं बोलता क्योंकि अडवाणी जी, अरे अडवाणी जी शुड हैव बीन द मैन हु सॉर्ट ऑफ टेल्स नरेंद्र मोदी जी, बिगर, आप आइए, लार्जर देन हमारा लाइफ, ब्लेसिंग्स है, यस। हमारा आशीर्वाद से आप चलिए। इट शुड हैव बीन आपने, दैट। सर आपने 2015 में उनको पद्म विभूषण भी दिलवा दिया, भारत रत्न भी दिलवा दिया 2024 में, लेकिन एक हाशिए पर बैठाना आपको उतना वाजिब लगता है? नहीं, मैं समझा नहीं, अडवाणी जी का एक स्थान है। उनको जहां आपने पहुंचा दिया मार्गदर्शक मंडल में, कुछ लोग तो कहते हैं ये देखिए, पॉलिटिक्स। मार्गदर्शक मंडल कोई, वो तो बेकार चीज है। अडवाणी जी को रिटायर करवा दिया, हाँ ठीक सही है, बात रिटायर करवा दिया है, जी। ही वाज रिटायर्ड। बट अडवाणी जी का एक सम्मान के साथ, अडवाणी जी का पोजीशन जो है वो रहेगा, और एवरीबॉडी रिकॉग्नाइजेस इट। मोदी जी को साथ थोड़ा एक दो लास्ट स्टेज में एक दो विवाद भी हुआ, लेकिन नोबडी विल डिनाई। जो लोग, एक 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 पीढ़ी आ गया जो परहैप्स नहीं जानते हैं 2014 के बाद, जो लोग आए हैं पार्टी में, दे मे नॉट नो। लेकिन जो लोग देखे थे, अडवाणी जी का एक स्पेशल पोजीशन था भाई, ये तो हम लोग, यू कैन नॉट
डिनाई इट। लोग कहते हैं कि भाई वो सरदार पटेल की स्थान ये वो हो सकता है, लेकिन अडवाणी अटल जी का जो एक स्पेशल पोजीशन, आप अडवाणी बार जी बार मैं तो देखा 2014 नहीं दीनदयाल जी, मैं तो दीनदयाल जी के टाइम में देखा नहीं, तो जो लोग दीनदयाल जी से काम किया है एक साथ, उनके लिए वो बोलते दीनदयाल जी एक है। लेकिन आई बिलीव दैट इन आइडियोलॉजिकल टर्म्स Advani defined the BJP more than यस। anyone else. आपने सर बार बार 2014 का जिक्र किया, पहले कहा कि 2014 के बाद नए हिंदू, और अब क्या आप समझते हैं कि 2014 के बाद की नई बीजेपी है? थोड़ा तो नई बीजेपी है, इसमें है थोड़ा नई बीजेपी, इसका कोई और नया हिंदू भी है। देखिए होना भी चाहिए थोड़ा, तो एक पार्टी तो एक साथ ऐसा तो नहीं हो सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा देखिए पहले होता था कि एवरी 3 महीने में नेशनल एग्जीक्यूटिव होता था, नेशनल एग्जीक्यूटिव में कुछ लोग बहुत बातचीत रखते थे, कोई एग्री करते थे, थोड़ा बहुत झगड़ा भी होता था, लेकिन वो दैट वाज पार्ट ऑफ बीजेपी का। आजकल ऐसा नहीं है, थोड़ा डिसीजन मेकिंग इज मोर सेंट्रलाइज्ड, इज एक तो ये है। सेकंड है कि चर्चा नहीं होती आजकल, तो एग्जीक्यूटिव को छोड़, मैंने सुना कि अब तो कैबिनेट में भी चर्चा नहीं होती। एग्जीक्यूटिव तो मिला भी नहीं, कितना हो गया, 2-3 साल हो गया वो तो आप तो बिना पार्लियामेंट्री पार्टी के लीडर बना लेते हैं सर आजकल। देखिए वो सब तो है ही, लेकिन सबसे ज्यादा है कि आजकल बीजेपी जहां पहले से एक्सपर्टीज बढ़ गया इलेक्शन मैनेजमेंट, वैसा इलेक्शन मैनेजमेंट का स्किल नहीं था पहले। उस टाइम पे हम लोग बोलते थे कि अच्छा चलो दिल से लड़ो, अच्छा से इमोशनल ज्यादा था। अब तो एकदम फाइन ट्यूनिंग, कास्टवाद, जातवाद, कहाँ का क्या संप्रदाय के इधर देना है उधर देना है, एकदम परफेक्ट हो गया। और अभी अमित भाई तो फर्स्ट क्लास है इसमें। लेकिन दैट इज नॉट टू से अमित भाई पार्टी का आइडियोलॉजी कोई अनअवेयर है, आइडियोलॉजी बहुत जानते हैं। बल्कि वो मेरे ख्याल से अडवाणी जी जितना ही आइडियोलॉजी पर चलने वाले लोगों में से हैं, अमित शाह भी। वेरी मच अमित शाह जी। आप भी मानते हैं नड्डा जी की तरह से कि बीजेपी आरएसएस से बड़ी हो गई है? भाई नहीं, देखिए अलग अलग अभी, हाँ अब न्यूमेरिकल टर्म्स में देखो तो है ही, बीजेपी तो लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी इन द वर्ल्ड अब बोल रहे हैं। हाँ तो उसमें तो है, वो तो एक चीज पे तो है ही, न्यूमेरिक नंबर्स के हेड काउंट में तो बड़ा है ही, लेकिन एक अलग अलग रोल है, उनका स्थान अलग है। देखिए एक क्या बोलते हैं, आरएसएस से ज्यादा आरएसएस का जो एक लीडरशिप है वो एक दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एंड दैट इंपॉर्टेंट रोल इज भाई कभी कभी एक एल्डरली जो लोग है ना, बिहेवियर होना चाहिए। अब आपको कोई परिवार में बुजुर्ग आदमी बोलता है भाई तुम ठीक नहीं कर रहे हो, इससे ज्यादा नहीं बोलते हैं, इतना बोलना चाहिए। अब इस दिशा में ही चलिए। हाँ ऐसा ही। और कभी कभी किसी का कोई चीज इसका क्षोभ है या कुछ है, कंप्लेंट है, तो किसी कहाँ तो भी तो जाना पड़ेगा, तो उनका भी तो वो एक कंप्लेंट सेंटर भी है। चलिए सर, बहुत कुछ, ये तो अलग विषय है आरएसएस बीजेपी का जो रहस्य है, बिकॉज ऑर्डिनरी पीपल विल नॉट अंडरस्टैंड कि इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला नहीं, यही तो है बात है कि देयर इज नो फॉर्मूला टू डिफाइन व्हाट द रिलेशनशिप इज। यस उनका अलग तरीका भी चलता है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके साथ किसी दिन मुझे बहुत बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास इतना खजाना है, उसको खजाने को मुझे लूटना ही है आपसे। बहुत थैंक यू एक बार, बधाई देते हैं अडवाणी जी को और बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि वो शतायु हो। वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू अडवाणी जी। वेरी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।